गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा अनुशीलन है ना। सारे क्वेश्चन आंसर आपने लिख लिए, पोयम के व्याख्या वगैरह भी कर लिए हैं। भाषा अनुशीलन भी मैंने आपको करने दिया था, आपने कर लिए होंगे। एक बार बस आप चेक कर लीजिए ताकि कुछ गलतियां ना हो, ठीक है। चलिए पहला भाषा अनुशीलन में क्या है? समुच्चारित शब्द। समुच्चारित, मैं बार बार इसका अर्थ बता रही हूँ। समुच्चारित मीनिंग, इसे आप तोड़िए। समुच्चारित क्या है? सम धन उच्चारित मीनिंग, सम दैट मीन्स समान, उच्चारित मतलब उच्चारण करना, मतलब जो शब्द उच्चारण में तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ कैसे हैं? समान हैं, एक जैसे। सॉरी, जो उच्चारण में, हाँ ठीक है, जो उच्चारण में समान है लेकिन उनके अर्थ कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। उनके अर्थ जो होंगे वो अलग अलग होंगे, बोलने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। जरा सी मात्राओं में अंतर हो सकता है, एक आध वर्ण में अंतर हो सकता है, लेकिन उच्चारण में बिल्कुल सेम होंगे। जैसे पहला क्या दिया है बेटा अपने को? तरणी और तरणी, तरणी और तरणी, दोनों का उच्चारण अलग है। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी को याद है? अंतर काहे का है यहाँ पे? देखिए, सिर्फ छोटा ई और बड़ा ई का। छोटा ई, उसका मीनिंग है सूर्य, मतलब क्या? तरणी, ठीक। बड़ा ई मतलब तरणी, इसका मतलब नाव, है ना। उच्चारण में सेम है लेकिन देखो अर्थ दोनों के भिन्न है, अलग अलग है। इसे याद कैसे रखोगी बेटा? मैंने एक बार बताई थी आपको, याद है ना? पहले या दूसरे चैप्टर में, है ना। देखो, सूर्य का आकार जब हम उसे दूर से देखते हैं तो सूर्य कैसा दिखाई देता है बेटा हमें? छोटा, ठीक। और नाव कैसी होती है बेटा? बड़ी। यानी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों को जब हम पास में इसके होते हैं दोनों के, तब जब हम इसके पास में होते हैं तब ये कैसा दिखाई देगा? बड़ा। लेकिन हमें जब हम सूर्य को दूर से देखते हैं तो हमें छोटा दिखाई देता है, और नाव बड़ी दिखाई देती है। किसकी अपेक्षा? सूर्य की अपेक्षा, ठीक है। तो जहाँ छोटी की मात्रा तो सूर्य, क्योंकि सूर्य छोटा है, और जहाँ बड़ी की मात्रा वहाँ नाव, क्यों? क्योंकि नाव बड़ी है, ठीक है। याद रख लोगे, ये आपका IMP हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, जाति। जाति, मात्रा का अंतर है, इसमें भी उच्चारण में सेम है। जाति, जाति, इसमें कम समय लग रहा है छोटी की मात्रा, अधिक समय लग रहा है बड़ी की मात्रा। निकालिए इसकी मीनिंग, ठीक है। पहले का मीनिंग क्या हुआ? जाति, वर्ण या वर्ग, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कास्ट, ठीक। और दूसरा है जाति। ये जाति का मीनिंग क्या हुआ बेटा? बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, जाना, मतलब ये क्या हो गई बेटा? एक क्रिया, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा वर्ग और दूसरे का जाना, जो कि क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला है कांति, क्रांति। देखो, दोनों दिखने में लगभग सेम है लेकिन उच्चारण कैसे बेटा? एकदम अलग अलग, है ना। कांति और क्रांति। तो कांति की क्या मीनिंग होती है? चमक, किसी भी चीज की जो चमक होती है वो कहलाती कांति। और क्रांति, युद्ध कह लो, आंदोलन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। नेक्स्ट, अगम, आगम, ठीक। अगम, आगम, देखो इसमें भी अंतर का है, सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है। अगम, आगम। तो अगम का मीनिंग क्या है बेटा? जहां पहुंचा न जा सके। ईश्वर के लिए कहा गया है ना, अगम ईश्वर के लिए कहते हैं हम। ईश्वर कैसे हैं? अगम, अगोचर, क्योंकि ईश्वर तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जहां पहुंचा न जा सके।
और आगम आने की क्रिया। आना भी कह सकते, और भी अर्थ होते हैं इसके, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा, आने की क्रिया मतलब आना। क्लियर है? सबके सही निकले? सुधार लेना है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा समास विग्रह कर उनके नाम लिखना है। तो समास, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है बेटा हमारी। समास कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के, याद है? दोहराते जाओ जरा मेरे साथ। अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा तत्पुरुष समास, और लास्ट बहुव्रीहि समास। ठीक है, 6 टाइप, ये आपके ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। अब इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं, जो शब्द दिए हुए हैं, हमें इसका क्या करना है, समास विग्रह करना है। चलिए पहला जो शब्द दिया है बेटा अपने को, क्या दिया है, भट झोट। तो भट झोट, देखो भट का मीनिंग क्या था, वीर, और झोट का क्या अर्थ था, समूह। मतलब क्या हुआ इसका विग्रह, वीरों का समूह। ठीक है, तो वीरों का समूह, तो इसमें कौन सा वाला आ जाएगा बेटा, देखो कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या लग रहा है, वीरों का समूह। किससे जुड़ गया ये, का से, तो का से तो कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष। ठीक, नेक्स्ट अरिमुख। अब देखिए इसको, अरिमुख, अरिमुख, अरि का मीनिंग कल ही पढ़े थे हमने, शत्रु, मुख यानी मुंह, शत्रुओं का मुख। यहाँ पे भी देखो काहे का प्रयोग हो रहा है, का, कौन सा समास, तत्पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तम तोम, तम तोम, क्या होगा इसका, घना अंधकार। ठीक है, घना अंधकार, ये भी कहाँ चले जाएगा आपका, तत्पुरुष में। मुंडमाला, मुंडों की माला, ये भी तत्पुरुष। ठीक, क्षितिपाल, क्षिति मतलब धरती, पाल मतलब पालक, मतलब धरती का पालक। ठीक है, क्या हो गया, तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट प्रतिभट, इसको मैंने आपको चैप्टर में भी समझाई थी, पोयम जब हम पढ़ रहे थे तब। प्रतिभट, प्रत्येक योद्धा, प्रत्येक योद्धा, क्योंकि भट यानी वीर, वीर मतलब योद्धा, तो प्रत्येक योद्धा। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। ठीक, धूरी धारा, धूरी धारा मतलब धूल से भरी धरती, धूल से भरी धरती, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ सारे तत्पुरुष समास है बेटा, एक ही जो है प्रतिभट, वही क्या है, कौन सा समास है ये, अव्ययी भाव समास। क्लियर? चले नेक्स्ट देखें, तीसरा। आपको सिर्फ मिलाना है ना, मैंने सारी चीजें आपको करने के लिए दे दी थी। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी की मीनिंग, अनेकार्थी, अनेकार्थी, मुझे पता है लगभग बच्चों को ये पता है, लेकिन कुछ हमारे पास नए बच्चे ऐड हुए हैं, है ना, तो यदि उन्हें नहीं पता हो तो सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए, बाकी तो सब होशियार है मेरे बच्चे, है ना। चलिए अनेकार्थी, तोड़िए इसे, अनेक धन अर्थ, मतलब अनेक अर्थ देने वाले, सीधे सीधे बोलो ना इसको, अनेक अर्थ देने वाले, मतलब शब्द तो कितना होगा, एक, लेकिन उसके अर्थ कैसे होंगे, अनेक। ठीक है, पहला शब्द क्या है, पहला शब्द अपना भूषण। बनाओ इसके जरा अलग अलग अर्थ, हमको यहाँ वाक्य बनाने बोला है बेटा, है ना, उसको इस प्रकार वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए ताकि उनके भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाए, अपने आप ही ले ले वो। तो हम इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आएगा, अनेकार्थी लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जनरली ज़्यादातर क्या होता है, अर्थ नहीं पूछता है, वाक्य बनाने बोलता है, यानी वाक्य हम ऐसे बनाएंगे कि वो अर्थ जो है अपने आप ले लेगा। जैसे कि पहला क्या हुआ, भूषण। अच्छा, लेकिन वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले अपने को अर्थ तो पता होना चाहिए ना, बिना अर्थ के हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो भूषण, भूषण क्या है,
कवि का नाम है, हमने इसी चैप्टर में पढ़े। ठीक है, और दूसरा अर्थ इसका क्या है बेटा? आभूषण, गहना। हो गए 2 अर्थ। अब देखिए, जब इसे आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? चाहे आपको अर्थ वहाँ पूछे या मत पूछे, आपको लिखना ही है अर्थ, है ना। तो पहले में आप लिखोगे कवि का नाम, फिर यहाँ पे बनाओगे आप है ना वाक्य। यहाँ पे वाक्य बना देना, रीति भूषण रीतिकालीन कवि है। दूसरा फिर लिखोगे वापस से आप भूषण। अब क्या अर्थ है इसका? आभूषण। अब इसका वाक्य आप क्या बनाएंगे? सीता ने अनेक भूषण से स्वयं को विभूषित किया, मतलब सजाया। ठीक है, अब देखिए दोनों अर्थ ले रहा है ना खुद से। यहाँ पे हमें बताने की वहाँ ज़रूरत नहीं है कि इसका अर्थ ये होगा या इसका अर्थ ये होगा। ठीक, तो आपको ऐसे ही सारे बनाना है, मैं सिर्फ अर्थ बता दे रही हूँ आपको। काल, काल के 2 अर्थ हैं, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ बेटा। मृत्यु और दूसरा समय। ठीक है, नेक्स्ट है दल। दल मतलब समूह और पत्तियां, पत्तियों को भी दल कहा जाता है। ठीक है, मीन, मीन यानी मछली, अब भी पढ़े थे हमने इसके पहले ही, मीन यानी मछली। और क्या है बेटा? एक राशि, एक राशि का भी नाम है ना मीन। ठीक, पर, पर यानी क्या पढ़े थे हमने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट लाइन में पढ़े थे पोयम की, पर यानी पंख। और दूसरा ऊपर, मैंने आपको वहाँ पे अर्थ लिखते समय बताई भी थी, इसके 2 अर्थ हैं, पर और ऊपर। अर्क, अर्क, अर्क यानी एक अर्थ होता है इसका परत, परत। ठीक है, परत, और दूसरा अर्थ होता है रस। अर्क का मीनिंग रस भी होता है। ठीक, लिख ली हो आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट, लास्ट, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। बना ली हैं आप लोग ने? आपसे मेरी केवल मात्र इतनी अपेक्षा है कि आप समय पर कार्यक्रम में पधारे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे मेरी केवल मात्र, केवल भी है मात्र भी है, दोनों का अर्थ जबकि एक ही है, और एक अर्थ है लेकिन इसके जो शब्द हैं वो 2 बार प्रयोग में आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को वहाँ से गायब कर देंगे। बनाओ तो अब, आपसे मेरी मात्र इतनी अपेक्षा है कि आप समय पर कार्यक्रम में पधारे, या आपसे मेरी केवल इतनी अपेक्षा है कि आप समय पर कार्यक्रम में पधारे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आपका भवदीय है, इसमें भी चाहे तो आप सिर्फ आपका लिखिए, चाहे तो आप भवदीय लिखिए। देखिए जब आप क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं ना, लेटर में ये सारी चीज़ें विषय ये लिखने के बाद ये वाला जो पोर्शन रहता, अब तो हम 1 साइड लिखने लगे है ना, अब 1 साइड लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा होता है ना आपका भवदीय, ऐसे लिखते हैं, तो ये हम गलत लिखते हैं। चाहे तो आप आपका शब्द यूज़ करो, चाहे आप भवदीय करो, दोनों में से एक। फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, XYZ जो भी। ठीक, तो ये दोनों में से एक। क्लियर? नेक्स्ट, शीला के मस्तक में भारी सिर दर्द है। अब देखिए यहाँ पे मस्तक का भी मीनिंग सेम है, सिर का भी मीनिंग सेम है, यहाँ पर भी वही वर्ड 2 बार आ गए हैं। तो आप इसे अब क्या बनाएंगे, शीला के मस्तक में भारी दर्द है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे देश में गुलामी की दास्ता। देखो गुलामी की दास्ता, गुलामी और दास्ता दोनों का अर्थ सेम है बेटा। दास्ता की भी मीनिंग गुलामी ही होता है, कई शताब्दियों तक छाई रही। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये दोनों वर्ड में से एक को हटा देंगे। हमारे देश में दास्ता कई शताब्दियों तक छाई रही।
ठीक। लास्ट, आप सादर पूर्वक आमंत्रित है, क्या बनाएंगे? आप सादर आमंत्रित है, पूर्वक नहीं लगाएंगे। सुधार लिए सभी ने? आप सादर आमंत्रित है। हो गया? हो गया ना? चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक, अब बेटा आप चैप्टर सेकंड, क्या नर से नारायण है ना, गुलाब राय की निबंध। ठीक, आप इसकी तैयारी कीजिए ना, नर से नारायण की। इसका टेस्ट जो है ये होगा संडे के दिन, वही अपना टाइमिंग 12 बजे रहेगा। ठीक है, तैयारी चालू कर दीजिए। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होगा, आपको आधा घंटा पहले मिलेगा। पिछले बार आप लोग के लिए थोड़ा सा समय कम हो गया था, आधे घंटे का समय रहेगा इस बार, है ना, ताकि आप आसानी से सेंड कर सके। ठीक है, सिर्फ ग्रुप में ही सेंड करेंगे बेटा, पर्सनल नहीं करोगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक, चलिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो है अपना ग्रामर का पहला। खोले थे कभी ग्रामर? नहीं खोले? चलिए निकालिए, क्या दिया हुआ है? निबंध साहित्य होगा, देखो जरा, मिला? निबंध साहित्य का इतिहास। ये अपना खंड ख, मतलब व्याकरण का पहला वाला भाग है, निबंध साहित्य का इतिहास। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, हाँ इसके लिए कॉपी कैसे बनाओगे बेटा? उसी अपनी जो टेक्स्ट कॉपी है नोटबुक, आप उसी में पीछे के, जैसे हमने लास्ट ईयर बनाए थे 11th में, बिल्कुल ऐसे ही बनाओगे। 20 से 25 पेज आप ग्रामर कर दोगे, उसी कॉपी में लिखोगे, दूसरी कॉपी आप नहीं बनाओगे। ठीक, और एक चीज़ मैंने बताई थी लास्ट ईयर 11th में, यदि किसी ने दूसरी ग्रामर कॉपी बनाया है अलग से, तो हमने क्या बताए थे कि 12th में जब आप जाएंगे तब आप उसी ग्रामर की कॉपी को यूज़ करना, दूसरी नहीं बनाना। तो यदि किसी ने ऐसा किया है तो वो उसी कॉपी का यूज़ करेंगे, दूसरी कॉपी नहीं बनाएंगे। और बाकी जितने बच्चे हैं अपनी जो रजिस्टर है अपना हिंदी का, उसी में पीछे के 20 लगभग 20 से 25 पेज ले लेंगे आपके ग्रामर के लिए। ठीक है, हाँ, और ये लिखना है आपको, ये नहीं कि आप बुक में ही निशान लगा लेंगे और काम चल जाएगा ना। मैं एक दिन डिसाइड करने वाली हूँ, उस दिन में मुझे आप कॉपी स्कूल में लाके जमा करेंगे। एक दिन मानस ने दिखाया था, बताया होगा आप लोग को, है ना, कॉपी ले आया था स्कूल में और उसकी कॉपी हमने चेक किए थे। तो वैसे ही हम एक समय डिसाइड करेंगे, उस समय में आप कॉपी ले आना, और यदि उस समय नहीं ला सकते, जो दूर रह रहे हों, तो वो मुझसे बात कर लेंगे, उनके लिए हम कोई दूसरा उपाय निकालेंगे। ठीक है, चलिए निबंध साहित्य का विकास। सबसे पहले बताइए निबंध क्या है, मतलब हिंदी साहित्य में निबंध को किस रूप में देखा जाता है, किस रूप से में जाना जाता है, किस रूप में? सही, विधा के रूप में। ठीक है, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े थे, याद है ना आपको? कितने भागों में बांटे बेटा इसको? सबको याद होना चाहिए ये। आदिकाल, दूसरा क्या था? भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। पढ़े थे ना? जब हमने भूषण के बारे में पढ़े थे या सूरदास के बारे में पढ़े थे, तब भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। ये 3 चीज के बारे में लगभग तो आपको पता है, चौथे को हमने छुए भी नहीं थे, क्योंकि इसका संबंध जो था अन्य कवियों से नहीं था। अब हम आधुनिक काल की जब बात करेंगे, तो आधुनिक काल में यहाँ पे हमने एक चीज और बताए थे आपको, गद्य की बात किए थे, पद्य की बात किए थे। सबसे पहले कौन सा साहित्य लिखा गया था, याद है? पद्य साहित्य। मतलब
आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में जितनी भी रचनाएं हमें मिली वो किस रूप में मिली? पद्य के रूप में, कहानी यानी सॉरी कविता के रूप में। ठीक है। और ये जो आधुनिक काल है ये है गद्य का विकास काल। गद्य का जो सही रूप से हम कहें कि प्रारंभ कब हुआ, तो आधुनिक काल में हुआ। ठीक। अब यदि पद्य का विकास इन तीनों काल में हुआ तो ऐसा तो नहीं कि गद्य जो अचानक से आया आधुनिक काल में उत्पन्न हो गया, ऐसा होता है नहीं ना। एक उदाहरण हमने आपको बताए थे, यदि हम कोई बम फोड़ना चाहते हैं, पटाखा जलाना चाहते हैं, तो जब हम उसे पहले उसकी जो बत्ती उस पर जब हम माचिस लगाएंगे, आग लगेगी, तो ये प्रोसेस कैसी, क्या माचिस की तीली ही लगाने से वो एकदम ब्लास्ट हो जाता है? नहीं, समय लेता है। जब तक उसकी पूरी बत्ती नहीं जलती तब तक वो ब्लास्ट नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस जो है हमारी धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है। तो वैसे ही गद्य का विकास जो है एकदम से आधुनिक काल में ही नहीं हुआ। इसका जो बीज है वो आदिकाल में ही बोया गया था। आदिकाल में ही हमने इसका बीज बो दिए थे और वह धीरे धीरे अंकुरित होते हुए कहाँ पर विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है? आधुनिक काल में। जितनी अधिक कविताएं लिखी गई उतने ही कम गद्य लिखे गए। ठीक है। यानी जैसे कविता यदि 10 लिखी गई तो गद्य 1 लिखा गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि गद्य का जो प्रारंभ है ये आदिकाल से हो चुका था। आदिकाल, फिर भक्तिकाल में भी और रीतिकाल में भी दिखा, लेकिन सबसे सही रूप इसका कहाँ दिखा हमें? आधुनिक काल में। और यही क्या कहलाया बेटा? गद्य की विधाएं। यानी जब इन कालों में गद्य की जब रचना हुई, इन तीनों काल में, तो उसे हम इस रूप में नहीं जान सकते थे कि ये कहानी विधा है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, जीवनी है। हम किसी भी प्रकार से उसका वर्गीकरण नहीं कर सकते थे। इसका जो सही वर्गीकरण है वो हुआ आधुनिक काल में। आधुनिक काल में ही गद्य को अपनी अलग अलग पहचान मिली और यही अलग अलग पहचान क्या कहलाई? गद्य की विधाएं। तो गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, कम से कम 18 हैं, 16-18 हैं, मैंने आपको बताई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है बेटा? याद है ना? निबंध सबसे महत्वपूर्ण। फिर क्या बताए थे हमने? कहानी, इसी के साथ उपन्यास, फिर नाटक, फिर एकांकी, ये सबसे महत्वपूर्ण। और एक संस्मरण भी आ जाता है, लेकिन संस्मरण को हम उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये हो गए अपने 5, ये कहलाती है मुख्य विधाएं। अब आपको याद होगा हमने 11th क्लास में क्या क्या पढ़े थे बेटा? कहानी पढ़े थे और एकांकी पढ़े थे। 2 विधाएं पढ़ चुके हैं हम। कहानी के साथ साथ हमें किसके बारे में पता चल चुका था? उपन्यास के बारे में बताए थे हमने, आपको अंतर भी लिखाए थे और लिखने भी दिए थे कि कहानी का जो विस्तृत रूप है वो उपन्यास कहलाता है। एकांकी भी हमने पढ़े थे और एकांकी का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? नाटक। अब हमारा जो मेन अब एक जो विधा बची वो बची निबंध। ठीक, तो आज हम इसी निबंध के बारे में पढ़ेंगे। निबंध हिंदी निबंध आधुनिक काल की एक विकसित विधा है। इसे आप अंडरलाइन कर लेना। हिंदी निबंध खालिस्तान काल की एक आधुनिक विधा है। ऑब्जेक्टिव मैं सिर्फ निशान लगाऊंगी, ये आपका काम रहेगा लिखने का। मैं कोई नोट्स नहीं भेजूंगी, मैं कोई PDF नहीं भेजूंगी। अब आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहीं पे आपको बताते जाऊंगी क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनाना है। मैं क्वेश्चन बता दूंगी, आप यहीं से क्वेश्चन भी लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, निबंध खालिस्तान काल की एक विकसित विधा है। तो किस काल की हो गई? आधुनिक काल की। ठीक, आधुनिक काल कौन से हमने बता दिए? जो अभी चल रहा है। हमने जो वर्गीकरण किए थे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हमने चारों में वर्गीकरण कर दिए थे। और जो आधुनिक काल है उसका वर्गीकरण क्या था बेटा? 1900 से अब तक, मतलब 1900 से जो चला आ रहा है और अभी जो चल रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? आधुनिक काल के अंतर्गत। तो इसी आधुनिक काल में निबंध विधा जो है विकसित हुई। निबंध शब्द
किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो निबंध शब्द नी धन बंध से बना है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। नी धन बंध। कई बच्चे जो हैं नी के बाद विसर्ग लगा देते हैं ना, ये विसर्ग नहीं आएगा। नी धन बंध, 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, जिसका अर्थ है बांधना। अब ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में उसी में ऐड कर देना, जिसका अर्थ क्या होता है? बांधना। बांधना। अब बांधना का मतलब यहाँ ये नहीं कि हमने रस्सी पकड़े और उन्हें बांध दिए। क्या हुआ इसका अर्थ? कि हमने एक चैप्टर में पढ़े थे कि निबंध एक स्वतंत्र विधा है ना, उन्मुक्त, मन की हमारे मन में उठने वाले जो विचार हैं, हम उसे जब स्वतंत्र रूप से लिखने लगे, जिसमें किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, जो भी चीज हमारे दिमाग में आए हम उसे स्वतंत्र रूप से लिखते जाएं, यही कहलाता है निबंध। अब जब हमारे मन में, मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार, उनमें उतार चढ़ाव होने लगता है, फिर हम क्या करते हैं उनको, जैसे कि हम मोती पिरोते हैं धागे में, तो हम उनका जो साइज रहता है छोटा से बड़ा या बड़े से छोटा, इस प्रकार से पिरोते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही निबंध में हम वाक्यों को उस लाइन में कौन सा वाक्य सटीक बैठता है या कौन सा शब्द उस वाक्य में आएगा या उचित होगा, इस प्रकार से हम उसे सजाते हैं और एक निबंध की रचना करते हैं। क्या पढ़े थे हमने बेटा? नर से नारायण पढ़े थे ना, नर से नारायण में। वहाँ पे हमने देखे थे कि क्या बोले थे हमारे लेखक ने कि निबंध मन की उन्मुक्त उड़ान है। तो वहाँ पर भी हमने जब पढ़े थे नर से नारायण, उसमें भी हमने देखे थे कि उस निबंध में हमारे जो लेखक है गुलाब राय, उनने एक प्रकार का हास्य उत्पन्न कर दिया है, व्यंग। क्योंकि विधा में जो निबंध जो विधा होती है ये सबसे बोरिंग होती है, पढ़ते पढ़ते कभी कभी तो नींद भी आ जाती है। लेकिन यदि लेखक चाहता है कि पाठक मतलब पढ़ने वाला मेरी रचना को मन लगा कर पढ़े, तो वो क्या चाहेगा बेटा कि उसके जो निबंध है उसमें कुछ हम ऐसी बातें जोड़ दे जिससे कि उस पाठ को पढ़ने में उत्सुकता जागे, हम उस पाठ को पढ़ने के लिए खुद ललायित हो। तो यही काम किसने किया है? गुलाब राय ने। तभी तो वो नर से नारायण जो हमने पढ़े थे कि एक साधारण सा व्यक्ति अपने आप को क्या समझने लगा था? नारायण समझने लगा था, है ना। तो वही कि निबंध बहुत बोरिंग होता है, ये उस रचनाकार पे, उस लेखक पे डिपेंड करता है कि वो अपनी रचना के माध्यम से या अपने उस निबंध के माध्यम से पाठकों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करे। ठीक, इस प्रकार मतलब नी धन बंध, जिसका अर्थ क्या हुआ? बांधना। इस प्रकार निबंध भली भांति बंधी हुई परिमार्जित और प्रौढ़ रचना होती है। तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लेना। निबंध क्या है? निबंध भली भांति बंधी हुई परिमार्जित और प्रौढ़ रचना है। अब यहाँ हमने परिमार्जित और प्रौढ़ शब्दों का प्रयोग किया है। प्रौढ़ मतलब घसा हुआ, मतलब जैसे कि जैसे पत्थरों को तराशते हैं ना हम, अनेक प्रकार के पत्थर मिलते हैं, फिर उनको तराश के हम उसको एक आकृति देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्या होता है, हम शब्दों को का चयन जो है जो करते हैं, जो शब्दों का जो चयन करते हैं वही कहलाता है परिमार्जित, और जो सही शब्दों का प्रयोग हम उस वाक्य में बैठाते हैं वो कहलाता है प्रौढ़। ठीक, प्रारंभ में निबंध शब्द का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं में होता था। देखो हमने बात भी किए थे, है ना, कि जब गद्य और, क्योंकि प्रारंभ में जब हम शुरू के जब हम तीनों युग तीनों काल देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि ये निबंध है या ये कहानी है या ये नाटक है। तो इस प्रकार से गद्य का कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया था। इसलिए प्रारंभ में क्या होता था, उस गद्य उस जो भी कुछ लिखा जाता था जो भी कुछ गद्य में, तो उसे हम क्या मान लेते थे? पद्य भी मान लेते, गद्य भी मान लेते थे। ठीक है, आपने कभी कभी ये भी देखे होंगे कि जो गद्य की जो रचनाएं होती उसमें कुछ शब्द पैराग्राफ में अनुच्छेद के रूप में रहते, फिर बाद बीच में 2 पोयम आ जाती है, फिर
गद्यांश लिखे होते हैं, फिर कहीं बीच में पोयम आ जाती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, गद्य और पद्य का मिश्रित रूप। प्रारंभ में यही निबंध था, पर आधुनिक काल में इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की साहित्यिक गुणों से युक्त गद्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। रूढ़ मतलब हमेशा के लिए पहचान हो गई इसकी। किसके रूप में? निबंध के रूप में। किस काल में? आधुनिक काल में। ठीक, नेक्स्ट। निबंध को अंग्रेजी में खालिस्तान कहते हैं, सभी को पता है, इजी है, ऐसे कहते हैं। अब ऐसे, इसका अर्थ क्या होता है? प्रयत्न करना। अब इसे आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना पड़ेगा। ठीक, निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं जिसका अर्थ खालिस्तान होता है प्रयत्न करना। अब यह शब्द मूलतः किस शब्द से बना हुआ है? यह शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द ईसाई से बना हुआ। यहाँ दोनों चीज याद रखना है आपको, फ्रांसीसी भी और ईसाई भी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में लिखोगे बेटा, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयोग और परीक्षण। किंतु आज ऐसे को सामान्य रचना या कोरा प्रयास मात्र नहीं माना जाता, बल्कि उसे एक प्रौढ़ गद्य रचना के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रौढ़, पुरानी, सजी हुई, परिमार्जित रचना। अपनी विषयगत व्यापकता यानी हम जिस भी विषय को लेकर निबंध लिख रहे हैं वो व्यापक होगा, विशाल होगा। उसकी भावनिष्ठता मतलब उसमें, उस निबंध में जो भाव है, जैसे कि नरसिंह नारायण में क्या भाव था? एक साधारण से व्यक्ति का अपने आप को ईश्वर समझ लेना। ठीक, भावनिष्ठता। और वैचारिक बहुलता के कारण, मतलब वैचारिक बहुलता मतलब बहुत से लोगों की सोच के कारण निबंध की सर्वसम्मत परिभाषा दे सकना कठिन हो गया, क्योंकि इसका क्षेत्र, निबंध का क्षेत्र कैसा हो गया? विशाल। अब कोई चीज यदि विशाल है, बहुत ज्यादा उसका विस्तार है, फैला हुआ है, तो इसे परिभाषित करना भी तो कठिन होगा। कई तरह के जो लोग हैं इसे कई प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो वैसा ही निबंध है। निबंध को किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक निबंधकार ने ही परिभाषित नहीं किया, अनेक निबंधकारों ने निबंध को परिभाषित किया। और आपको एक और आश्चर्य होगा कि इसे केवल भारतीय निबंधकारों ने ही नहीं, बल्कि पाश्चात्य निबंधकारों ने भी परिभाषित किया। अब पाश्चात्य की मीनिंग क्या हुई? अपने देश से दूसरे देश के। ठीक है, निबंध जैसे जैसे ज्यों है ना, जैसे जैसे निबंध विधा का कलेवर और स्वरूप बदल रहा है। कलेवर का मीनिंग उसका आकार, ठीक, बदल रहा है, वैसे वैसे उसकी परिभाषाएं भी विस्तृत होती जा रही है, मतलब उसकी अलग अलग परिभाषाएं होती जा रही है। पाश्चात्य और भारतीय समीक्षकों ने निबंध की सुविचारित और समन्वित परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि निबंध को सिर्फ हमारे भारतीय निबंधकारों ने ही नहीं, बल्कि पाश्चात्य निबंधकारों ने भी परिभाषित किया है। यहाँ पर हम यही देखेंगे कि पाश्चात्य निबंधकारों के अनुसार निबंध की परिभाषा और भारतीय समीक्षकों या निबंधकारों के अनुसार निबंध की परिभाषा। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मॉन्टेन के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? पाश्चात्य निबंधकारों या समीक्षकों के अनुसार, ऐसी हेडिंग डालोगे। उसके बाद लिखोगे मॉन्टेन के अनुसार। के अनुसार हम क्या पढ़ रहे हैं? निबंध की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो बार बार आप उसे वहां पे नहीं लिखोगे। अब आप इतना समझ सकते हो। तो पहले क्या हेडिंग डालोगे? पाश्चात्य निबंधकारों या समीक्षकों के अनुसार। फिर उसमें नंबर 1 लिखोगे मॉन्टेन के अनुसार, मॉन्टेन नहीं है, मॉन्टेन के अनुसार। अब इनके अनुसार क्या परिभाषा दोगे आप? सिर्फ इतना लिखोगे, निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है। उद्धरण मतलब होता है उदाहरण। तो इन्होंने, मॉन्टेन ने क्या कहा कि निबंध क्या है? उसमें विचार भी होंगे, उसमें अनेक उदाहरण भी होंगे और अनेक कथाएं भी होगी। तो ये
बिल्कुल रट लेना है आपको इसकी डेफिनेशन। ठीक, नंबर 2 लिखोगे डॉक्टर जॉनसन के अनुसार, डैश लगाओगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे। अब क्या लिखोगे इसके अंदर, मन का आकस्मिक और उच्च संखल मतलब स्वतंत्र आवेग, असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र है। अब इसे एक काम करना, इसे छोड़ देना। ठीक, नंबर 1 में आप मॉन्टेन लिखोगे, नंबर 2 में लिखोगे आप बेकन के अनुसार, मॉन्टेन फिर बेकन के अनुसार। अब इनके अनुसार क्या होगा, निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के वे कुछ पृष्ठ है, पेज हैं जिसमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है। विचारों की सहज अभिव्यक्ति मतलब हम अपने विचार को सहज मतलब सरल रूप से दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। किसके अनुसार, बेकन के अनुसार। ठीक, फिर तीसरा लिखोगे आप पृष्ठले के अनुसार, 3 ही दोगे। हाँ, मॉन्टेन, बेकन, पृष्ठले। पृष्ठले के अनुसार क्या दोगे, मौलिक अभिव्यक्ति की निष्कपट आत्माभिव्यक्ति बताया है। मतलब पृष्ठले ने निबंध को क्या बताया है, मौलिक व्यक्तित्व की निष्कपट आत्माभिव्यक्ति। 3 डेफिनेशन हो गई। फिर एक आप वहाँ नोट लिखोगे नीचे, इसी में आप लिख देना जो आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में हो जाएगा। गार्डनर महोदय ने निबंध को क्या कहा है, फिर से सुनिए, गार्डनर महोदय ने निबंध को क्या कहा है, तो क्या कहा है बेटा, है टांगने के लिए खूंटी। ठीक, गार्डनर महोदय ने क्या बोला है टांगने के लिए एक खूंटी है, क्या, निबंध। हो गया। चलिए आज इतना ही। क्वेश्चन लिख लीजिए, रफ में लिखिए पहले, है ना। नंबर 1, निबंध किसे कहते हैं, निबंध को परिभाषित कर किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। निबंध किसे कहते हैं, निबंध को परिभाषित कर किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। सिर्फ नाम लिखना है बेटा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे। निबंध शब्द नी धन बंध से बना है जिसका अर्थ है बांधना। इस प्रकार निबंध भली भांति बंधी हुई परिमार्जित और प्रौढ़ रचना होती है। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करोगे। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इसका अर्थ है प्रयत्न करना। यह शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द एसाई से बना है जिसका अर्थ है प्रयत्न, प्रयोग और परीक्षण। यहाँ तक लिखोगे आप। और इसके बाद 2 निबंधकारों के नाम लिखोगे। क्या लिखोगे, पढ़ चुके आप, गुलाब राय पढ़े थे ना, और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख देना। ठीक, दूसरा प्रश्न क्रमांक 2, पाश्चात्य निबंधकारों के अनुसार निबंध को समझाइए, या पाश्चात्य समीक्षकों के अनुसार निबंध को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो नंबर 1 मॉन्टेन के अनुसार, नंबर 2 बेकन के अनुसार, नंबर 3 पृष्ठले के अनुसार। बना लेंगे। चलिए इतना आप लिख के रखोगे, है ना। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे हम भारतीय विचारकों के अनुसार। ठीक है, चलिए टेक्स्ट की तैयारी करते जाइए। संडे 12 बजे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहला टेस्ट दिए थे, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, चलिए बाय बेटा।